अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। तो जी चलें जी, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है दैट इज अक्यूट जिंजाइवल इन्फेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये पेरिडोंटोलॉजी का टॉपिक है और पेरिडोंटोलॉजी के लिए जो मोस्टली बुक्स फॉलो की जाती हैं दैट इज करेंजा। तो आप लोग भी करेंजा कर सकते हैं। उसकी 13 एडिशन भी अवेलेबल है, उसकी 15 भी है आई गेस। तो 13 इज द मोस्ट यूज वन, तो आप लोग यूज कर सकते हैं 13 एडिशन ऑफ कैरेंजा। चलें, तो उनके अंदर बेसिकली एक टॉपिक है, एक चैप्टर है दैट इज नॉन एज अक्यूट जिंजाइवल इन्फेक्शन। एज यू नो व्हाट इज जिंजवा, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू है या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है टूथ का, ठीक है। पेरिडोन्शियम का कंपोनेंट है बेसिकली। तो उसी का एक चैप्टर है वहाँ पे अक्यूट जिंजाइवल इन्फेक्शन के नाम से, जिसके अंदर बेसिकली 3 जो है वो इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, पहला जो है एनक दैट इज अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजवाइटिस। सेकेंड इज प्राइमरी herpetic gingivitis. थर्ड वन इज पेरिकोरोनाइटिस। तो जो आपका प्राइमरी herpetic gingivitis है वो मैं इसके अंदर डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड इन माय ओरल पैथ सीरीज। तो जो ओरल पैथ वाली सीरीज अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर आप जो है देखेंगे कि वहाँ पे ये वाली जो डिजीज़ है प्राइमरी herpetic gingivitis वो अवेलेबल है। कि किस तरह से वो हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करवाता है। नॉट ओनली हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस 1 2 जो भी है उसकी पूरी डिटेल। सेकेंडरी है हर्पीस लेबाइलिस क्या होता है, हर्पेटिक विटलो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें ना उसमें डिस्कस्ड हुई हुई है, टोटली वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको प्राइमरी herpetic gingivitis पढ़नी हो तो यू कैन वॉच दिस। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर मैं 2 जो डिजीजेस हैं वो कवर करवा दूंगी दैट इज एनक, जिसको अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस भी बोला जाता है, और द सेकंड वन इज पेरिकोरोनाइटिस। ठीक है, तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह। चलें शुरू करते हैं। तो पहली जो डिजीज है दैट इज अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, राइट, ये हम लोगों ने कवर करनी है। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है दैट इज उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी टियोलॉजी की व्हाट आर इट्स कॉजेटिव एजेंट्स, उसके क्लिनिकल फीचर्स, हिस्टोपैथ, उसके जोन, उसके स्टेजेस, देन डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। टीडी का मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देन उसके ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है। देन ओके, लेट्स मूव इन ऑन टू द इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए भाई, ये डिजीज जो है ना ये अपने नाम से बता रही है कि भाई मैं क्या चीज हूँ। इसका नाम देखिए, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ओके, अक्यूट इट मीन्स इट इज पेनफुल, पेन होगा। नेक्रोटाइजिंग, यहाँ से वर्ड ले लो नेक्रोसिस का। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे, नेक्रोसिस होगी, ऑब्वियस सी बात है। अल्सरेटिव तो भाई अल्सर्स भी बनेंगे। जिंजवाइटस, जिंजाइवा, ये सिंपली, और आइटस जहाँ पे भी आ जाए वर्ड इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो जिंजवाइटस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजाइवा इज देयर टू। तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो लुक, acute necrotizing ulcerative gingivitis is a microbial disease. नाउ अब देखो, हम लोग इसको माइक्रोबियल डिजीज क्यों बोल रहे हैं ना, हम लोग बोलेंगे भाई ये माइक्रोबियल डिजीज है, तो क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज जो इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं दीज आर माइक्रोब्स। जो इस डिजीज को इनिशिएट करते हैं, जो इस डिजीज के मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दे आर माइक्रोब्स। सो इस वजह से दिस डिजीज इज नॉन एज माइक्रोबियल डिजीज ऑफ द जिंजाइवा। ठीक है, नॉट ओनली जो है माइक्रोब्स की प्रेजेंस को हम लोग जो है एनक बोलेंगे, बल्कि इन कंटेक्स्ट विथ एन इम्पेयर्ड होस्ट रेस्पॉन्स, राइट। ये बात नहीं है कि भाई माइक्रोब्स, अगर ये वाले माइक्रोब्स प्रेजेंट हो गए, क्योंकि ये वाले नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, तो अगर वो माइक्रोब्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजीज करवाना स्टार्ट कराएंगे किसी के भी मुंह के अंदर। उनकी ओरल हाइजीन बेस्ट है, वो ब्रश कर रहे हैं, वो फ्लॉसिंग यूज कर रहे हैं, वो जो है अपने माउथ वॉशेस यूज कर रहे हैं, जो भी उनके ओरल हाइजीन क्लीनिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे वो यूज कर रहे हैं, और फिर भी आप बोलो कि नहीं भाई उसको एनक हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर, इसके मुंह के अंदर ये माइक्रोब्स हैं। नो वेज।
जब तक उस बंदे का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इम्पेयर्ड होस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या मुराद है इम्पेयर्ड होस्ट रिस्पॉन्स है, वेदर वो पर्सन जो है वो किसी रिस्क फैक्टर पे, लोकल रिस्क फैक्टर हो गई, वो बंदा स्मोक कर रहा है, ठीक है, उस बंदे की ओरल हाइजीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वेदर सिस्टमिक हो, उसको मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, किसी भी और कोई एनी अदर जो है ना डिजीज को लगी हुई है, फॉर सपोज एड्स है उसको, ठीक है, तो ये जो सिस्टमिक है या जो लोकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं ना साइड में, दैट इवेंचुअली सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम। तो अब क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग विथ माइक्रोब्स, तो अब ये माइक्रोब्स डेवल बन जाएंगे ना। अब भाई ये बोल रहे थे कि ना देखो एक बंदे के अंदर इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, ठीक हो गया, अब ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उसका, ठीक है, अब इन्होंने देखा कि भाई इसका जो बॉडी गार्ड था उसका ही काम तमाम हो गया, अब कौन रोकेगा हमें, तो ये बोलेंगे भाई चल अब अपन का काम शुरू करते हैं अपन लोग। तो इस तरह से जो है माइक्रोबियल ये डिजीज जो है स्पेशली कॉज होती है, ठीक है। तो इट्स एन एक्यूट जिंजाइवल इन्फेक्शन, एज मैंने बोला एक्यूट है, तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि भाई ये पेनफुल होगा, किसका, गम्स का, गम्स मतलब जिंजावा। वेल इट इज कैरेक्टराइज बाय द डेथ होगी एंड स्loughing ऑफ द जिंजाइवल टिश्यू, नेक्रोसिस सिंपली, राइट। देन इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो ना याद रखिएगा कि जो नेक्रोसिस होती है ना, सीवियर नेक्रोसिस, वो 3 ऐसी मेजर जगहें हैं जहाँ पे नेक्रोसिस होगी, दैट इज फ्री जिंजाइवल मार्जिन्स, जिंजाइवल क्रेस्ट एंड द इंटरडेंटल पैपिला। लुक ये एक दांत है, ठीक है, ये दूसरा दांत है, ठीक है, इनके बीच में ये आपका होता है क्रस्ट, ये पेपिला कवर कर रही होती है जिसको, ठीक है, क्रस्ट। देन ये आपकी इंटरडेंटल पैपिला, ठीक है, ये वाली एरिया सारा, ठीक है, एंड देन दिस मार्जिन्स ना, दिस मार्जिनल जिंजाइवा, ये 3 साइड्स होती हैं, दे आर मोस्टली जो होती है इन्वॉल्व होती है इन द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इन 3 जगह पे मोस्टली आपको पाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा जो होती है ना वो टिप इन्वॉल्व होती है, और जो इंटरडेंटल पैपिला होती है दैट इज यूजुअली इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रेंच माउथ भी बोला जाता है, ट्रेंच माउथ इसका निकनेम है। नॉट ओनली दिस ट्रेंच माउथ बल्कि इसके 2 अदर नाम है, दैट इज नॉन एज विंसेंट डिजीज, फ्यूजस पैराचीटल जिंजवाइटिस, ठीक है। ये दोनों जो इसको नाम पड़े ना, ये बेचारे इन बैक्टीरिया की वजह से पड़े, ये जो बैक्टीरिया जो कॉज करवाते हैं ना, जो बोरेलिया विंसेंटा है और फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई है, बेसिकली जो स्पैरोचीट्स होते हैं, तो उनकी वजह से इनको ये नाम पड़ा था। उसके अलावा जो ट्रेंच माउथ का नाम है, ये इसको पड़ा था जब WW1 ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, ठीक है, उसमें जो सोल्जर्स ट्रेंचेस में रहते थे ना, उनकी ओरल हाइजीन काफी ज्यादा पुअर हुआ करती थी, वो काफी ज्यादा मेल न्यूट्रेटेड हुआ करते थे, मतलब सारे देखो सिस्टमिक सिम्टम्स आ गए, मेल न्यूट्रिशन हो गई, ठीक है, ओरल हाइजीन लोकल फैक्टर है पूरा, मतलब समझ लो कि उसकी मुंह की जो हालत थी ना वो बिल्कुल खराब होती थी, तो उनके अंदर जो है ये एनक ज्यादा से ज्यादा पाई जाती थी, तो इस वजह से इसको ट्रेंच माउथ भी बोला जाता है, यानी वो बंदे जो ट्रेंचेस में रहते थे उनके मुंह के अंदर ये कॉमन थी। उसके अलावा एज प्रीवेलेंस की बात की जाए तो 15 एंड 30 जो है मोस्ट कॉमन एज है, इनके दरमियान में जो है वो ये होती है एनक। ओके सो लेट्स मूविंग ऑन टू इट्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कि भाई इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो ये देखो मैंने पहले ही बोला था, इसको बोरेलिया विंसेंटाई एंड देन फ्यूजिफॉर्म बैसिलाई, ठीक है, फ्यूजस पैरोचीटल जिंजवाइटिस इसकी वजह से इसको नाम पड़ा था, एंड देन बोरेलिया विंसेंटाई की वजह से इसको विंसेंट डिजीज का नाम भी पड़ा था। ये दोनों इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ याद हो ना हो ये दोनों जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ये दोनों कॉज करवाते हैं। अब अगर ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक बंदा है उसके मुंह के अंदर ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, इसके साथ साथ अब क्या है, वो बंदा प्री डिस्पोज भी है, ठीक है, अब कोई भी फैक्टर हो, उसको लोकल फैक्टर्स हो, सिस्टमिक फैक्टर्स हो, उस बंदे को लाइक फॉर सपोज पेशेंट स्मोक कर रहा है, ठीक है, अब निकोटीन पता है आपको एक तरह का ना जानलेवा चीज ही है, काइंड ऑफ जानलेवा है, लेकिन लोग अब कौन समझाए लोगों को, लोग फिर भी पी रहे होते हैं सिगरेट। तो सिगरेट के अंदर एक चीज होती है दैट इज नॉन एज निकोटीन। अब ये निकोटीन क्या करता है, ये जो आपकी पेरिफेरल वेसल्स होती है, ठीक है, ये नॉर्मल वेसल्स है, ये क्या करवाता है, सिंपली आपके वेस्कुलर की कंस्ट्रक्शन करवा देता है, वेसल्स की कंस्ट्रक्शन है, ब्लड जाएगा नहीं इधर, ठीक है। उसके अलावा फेगोसिटिक एक्टिविटी भी ल्यूकोसाइट्स की कम करवा देता है। कैसे कम करवाएगा, अब देखो भाई कॉमन सी बात है, जब आपको पता है, जब आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ी होगी
वैस्कुलर डायलेशन होती है ना, तो ये आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं यहाँ पे, दे कम अक्रॉस हेयर एंड द मार्जिन, मार्जिनेशन होती है एंड फिर डायपिडेसिस के थ्रू वो ट्रैवल करके जाते हैं आगे। तो वेसो कंस्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से फेगोसिटिक एक्टिविटी ल्यूकोसाइट्स की वो भी कम होगी। उसके अलावा अगर किसी को डीप पेरिडोंटल पॉकेट है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली बात है जंक्शनल एपिथेलियम ऑलरेडी टूटी हुई है, तो ये और ज़्यादा डीप जाएंगे बैक्टीरियाज। खैर ये जो थे इनके लोकल फैक्टर्स है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस ऑल, जो कि मैंने कचरा कर दिया इधर, ठीक है। तो ये जो थे इनके लोकल फैक्टर्स थे, क्या क्या, स्मोकिंग थी, उसके अलावा जो थी इनकी ठीक है, क्या क्या था, स्मोकिंग थी, फेगोसिटिक एक्टिविटी थी और डीप पेरिडोंटल पॉकेट्स है। अब सिस्टमिक फैक्टर्स की बात कीजिए, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ऑल्टर्ड इम्यून रेस्पॉन्स है, ठीक है। कैसे, ये भाई आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, बंदा है यहाँ पे, ये एक समझ लो कि काइंड ऑफ डोर है टू द बॉडी, ठीक है। ये बैक्टीरिया आया, ठीक है। अब इसने देखा कि भाई ये इधर ये गार्ड खड़ा हुआ है, अब मैं जाके कैसे अटैक करूं इस पे ना, ये नहीं कर पाएगा अटैक। तो इन अ सिंपल सेंस ये क्या करेगा, फॉर सपोज इसने क्या किया, इसने एक वायरस को ना रिश्वत दी, रिश्वत दी भाई, ये बोला कि भाई एक काम कर ले, तू ना जाके इसको खत्म कर दे, ठीक है। ये वायरस है, फॉर सपोज ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एड्स वाला वायरस है, दैट इज HIV, ठीक है। तो इसने जाके क्या किया, इस इम्यून सिस्टम को बेहोश करके इसको सुला दिया, ठीक है, सप्रेस कर दिया। अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा, अब ये डोर और ये बैक्टीरिया बचा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या इसके आगे कोई रुकावट है, नहीं, तो ये इजीली एंटर कर जाएगा, ठीक है। पहले ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाएगा एंड देन फिर वो सारे के सारे साथ में एंटर करने लग जाएंगे, इन्वेजन हो जाएगी, ठीक है। वेल ओके, तो दस ये जो है ऑल्टर्ड होस्ट रेस्पॉन्स हो अलॉन्ग विद सिस्टमिक डिजीज हो, कोई लाइक एनीमिया हो, ल्यूकीमिया हो, एड्स हो, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो कोई, लाइक स्पेशली जो होती है ना विटामिन C डेफिशिएंसी होती है और B डेफिशिएंसी। उसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस तो मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर है। तो अच्छा, स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस से कैसे बचना है, तो मैं बताती हूँ आपको कि स्ट्रेस से कैसे बचना है, ठीक है। स्ट्रेस से इस तरह से बचना है कि भाई यहाँ पे जस्ट स्माइल मैन, और कुछ नहीं करना, स्माइल करना है आपने। समझ में आई मेरी बात? ओके, सो लेट्स मूव इन ऑन फर्दर, ठीक हो गया जी। तो हम चलते हैं आगे, ये उसकी इटियोपैथोजेनेसिस है, यानी कि कॉज और उसकी पैथोजेनेसिस, यानी कि उसके जो कॉज है वो किस तरह से उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। अब मैंने बोला कि स्ट्रेस है किसी को, ठीक है, मैंने बताया ना स्माइल करनी है आपने, स्ट्रेस नहीं लेना। एनजाइटी है किसी को, राइट, और या फिर वायरल इन्फेक्शन है, फॉर सपोज कोई HIV का वायरस है, या अगर किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवाइटिस, यानी कि उसको जिंजाइवाइटिस है, इन तीनों में से कोई एक फैक्टर भी हो सकता है, कोई दो फैक्टर्स भी साथ काम कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, ठीक है। तो पहले अगर स्ट्रेस की बात की जाए, स्ट्रेस है या फिर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ये दोनों अगर किसी बंदे को लग गए, ये सिंपली क्या करवाएंगे, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की प्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन दी इम्यूनो सप्रेशन, ये सिंपली क्या कराएंगे, ये जो आपका इम्यून सिस्टम था ट्रैक खत्म कर दिया, इसको सप्रेस करवा दिया, ठीक है। अब सप्रेस करवा दिया, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे एक बंदा जो खड़ा हुआ था, ठीक है, ये बैक्टीरिया था। अब जब इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो गया पूरा, इसको कुछ बचा नहीं, ठीक है, इसको लुक के मैं इरेजर से मिटा देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, हो गया, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया। अब जब इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, तो सिंपली क्या हो गया, बैक्टीरिया पहले क्या करेगा, यहाँ पे देखो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया के पार्टनर्स बनेंगे, ग्रोथ होगी उसकी वगैरह वगैरह, एंड देन इट इन्वेड द, ठीक है। अब ये इन्वेजन करने लग जाएगा, ठीक है। ये सिंपली था इन दोनों का, अगर स्ट्रेस या फिर वायरस हो। देन प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवाइटिस है, तो वो डायरेक्टली लीड्स टू द बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्वेजन, ठीक है। मैं इंशाल्लाह जिंजवाइटिस का अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं वो करवा लूँगी कवर, उसमें मैं बता दूंगी किस तरह से जिंजवा इन्फ्लेम करती है, एंड देन किस तरह से जो है बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, फिर इन्वेट करने लग जाता है, फिर कैसे न्यूट्रोफिल की और उसकी फाइट होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, एपिथेलियल डिस्ट्रक्शन होती है, रेटी रिजिस बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स आते हैं, एंड देन लाइसोसोम्स रिलीज करते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो सारा पैथोजेनेसिस से जिंजाइवा की स्टेजेस होती है, जिंजाइवा और पेरिडोंटाइटिस की, वेल कवर इंशाल्लाह जैसे अल्लाह पाक ने चाहा।
ओके, तो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन्वेजन हो रही है। अब वो इन्वेजन क्या करवाएगी, वो करवाएगी एनक, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। अब मेरी बात सुनो, ये जो एनक है अगर वो प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, अगर वो प्रोग्रेस कर रही है यानी कि वो इन्वॉल्व कर रही है किसको, अगर वो इन्वॉल्व कर रही है बोन को, ठीक है, किसको इन्वॉल्व कर रही है, बोन को, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एनयूपी में। एनयूपी इज द नेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस, इट मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिडोन्शियम, ठीक है, तो एनयूपी इन्वॉल्वमेंट होगी। और अगर एनयू से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, अगर मस्क्यूलर एपरेटस इन्वॉल्व, मैसेटर मसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपकी दूसरी जो स्माइल मसल है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, दूसरी मसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ईटीसी ईटीसी, देन ये प्रोग्रेस होगी नोमा में। नोमा इज बेसिकली द वर्स्ट कंडीशन दैट इज नॉन इन नेक्रोसिस ऑफ मस्कुलर एपरेटस। ये बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, विल शो यू लेटर इन पिक्चर, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को एड्स वाला इन्फेक्शन लगा है तो डायरेक्टली ये एनयूपी में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बोन डिस्ट्रॉय होगी यहाँ पे। और ये फिर ये वाला आप अगर छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये कैंडिडा इन्फेक्शन से रिलेटेड है, कि बंदे को कैंडिडा इन्फेक्शन होगा एंड देन लीनियर एरिथीमा वगैरह होगा, ईटीसी। तो इसको अगर आप छोड़ भी दें, नो मैटर्स। बाकी यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्ट्रेस आता है, वाया इन्फेक्शन, प्री एग्जिस्टिंग जिंजिवाइटिस होती है, ठीक है, देन वो कैसे एनक और एनयूपी एंड देन नोमा में प्रोग्रेस करता है। ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स। आपने ये याद रखना है कि अग्रेसिव अल्सरेशन जो मैंने पहले भी बताया कहाँ पे मिलेगी, इंटरडेंटल पेपला में होगी, फिर वो जिंजाइवल मार्जिन्स पे होगी, एंड देन पेरिडोंटल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करके किस में कन्वर्ट होगी, एनयूपी में, दैट इज नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस। खैर जो मेजर चीज आपने याद रखनी है दैट इज ट्रायाड ना, ट्रायाड, इस ट्रायाड को हम लोग डायग्नोस्टिक ट्रायाड भी बोलते हैं। डायग्नोस्टिक ट्रायड क्यों बोलते हैं, इट हेल्प अस इन डायग्नोसिस। देखो, तीन मेजर चीजें जो हैं वो आपने याद रखनी है इसमें, ठीक है, ये तीन चीजें, दैट इज ओरल पेन, हेलिटोसिस, हेलिटोसिस बैड ब्रीथ को बोला जाता है, देन वी हैव अल्सरेशंस, राइट। तो ये तीन चीजें आपने मेजरली याद रखनी है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ओरल पेन है तो अक्यूट था क्योंकि ओरल पेन है, अल्सरेशन भी बनती है, हेलिटोसिस बेड भी, ठीक है। अदर सिम्टम्स में आपके पास मेटालिक टेस्ट हो सकता है, एडिनोपैथी हो सकती है, फीवर हो सकता है, सेंसेशन हो सकती है, टूथ मोबिलिटी हो सकती है, मेलन्यूट्रिशन, सेल्यूलाइटिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि बंदे में सारे के सारे एक साथ होंगे, बंदा चल बसे बेचारा। ये भी हो सकता है कि उसको एक ही सिर्फ मेटालिक टेस्ट हो सकता है, साथ में मे भी उसके सिर्फ टूथ मोबिलिटी हो, मे भी उसको सिर्फ फीवर हो, लाइट सा सेंसेशन हो, ईटीसी। लेकिन जो मेजर चीज है ना वो ये जो ट्रायड है ना, आपको ये ट्रायड नहीं भूलना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू, वाकई में ये वाला, अगर ये देखो ना आप, ये यहाँ पे पंच आउट, ऐसा लग रहा है कि पंच हुई हुई है जिंजावा को, किसी ने काट के फेंका है, ठीक है। अगर इसमें देखो, ये लुक दिस इन्फ्लेमेशन दिख रही होगी आपको, ये सारी इन्फ्लेमेशन देखिए। अब इसमें आ जाए, लुक तीरी दिमा रेडनेस, ठीक है, ये मार्जिनल इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है, लुक द रेडनेस, लुक दिस इन्फ्लेमेशन, मार्जिनल इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन देखें, इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, यहाँ पे पंच्ड आउट, यहाँ पे पंच्ड आउट हो चुकी है, लुक, ठीक हो गया। तो यू कैन क्लियरली सी हियर, ओके, किधर गया, ये देखो, ये वाइटिश सूडो मेम्ब्रेन और जो है नेक्रोसिस हुई हुई है, ये वह जो है आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ये यहाँ पे मार्जिनल इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिनल इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, राइट, ये यहाँ पे सही हो गया। और अगर इसमें देखो तो आप यहाँ पे आपको ब्लीडिंग दिख रही है इस पिक्चर में, यहाँ पे देखो ये मार्जिनल इन्फ्लेमेशन है, और अगर आप इसको प्रोबिंग करेंगे तो डेफिनेटली इट ब्लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स हैं बेसिकली उसके। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो एन नग है ना, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ये जो इसका नाम है ना, इट बेसिकली अ मिसनोमर। क्यों? क्योंकि भाई जब इसको, इसका जो क्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो काहे इसको अक्यूट बोल रहे हो आप। तो ज्यादातर जो बंदे होते हैं ना वो इसको एनक की बजाय नग बोलते हैं, एनयूजी नग, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस की जगह पे इसको बोला जाता है नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। और अगर ये सिंपली बोन को इन्वॉल्वमेंट कर रहा है यानी पेरिडोंटल लॉस इन्वॉल्वमेंट है तो इट ट्रांसफॉर्म इनटू द एनयूपी और
नोमा, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेट टू पेरिडोंटाइटिस और नेक्रोसिस ऑफ द मस्कुलर एपरेटस। अब ओरल साइंस कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि पंच आउट लीजन, ऐसे लगेगा किसी ने उखाड़ के फेंके हो। क्रेटर लाइक डिप्रेशन हो गया। अब क्रेटर लाइक डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, देखो फर्स्ट सपोज क्रेटर का मतलब होता है बेसिकली वॉल्केनो लाइक ना। तो कहाँ गया ये मेरा पॉइंटर, ठीक है भाई, उपसी, एक मिनट में रेड सेलेक्ट कर दूं, बस वो तो मिसप्लेस हो गया। ठीक है, ये वॉल्केनो लाइक होता है, ठीक है, ये सेंटर में इसके ना डिप्रेशन होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रेटर लाइक, इस तरह से होता है। अब वो जो क्रेटर के ऊपर है ना वो मेम्ब्रेन होती है वाइटिश कलर की सूडो मेम्ब्रेन। जब आप इसको ना रिमूव करोगे ना तो आपको ऐसे लीनियर एरिदीमा दिखेगा इस क्रेटर के ऊपर। जब सूडो मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, जब ये आप रिमूव करोगे तो आपको एक लीनियर सा एरिदीमा दिखेगा इसके नीचे। Some lesions are denuded of the surface pseudomembrane which expose the gingival margins। और वो कैसे दिखेंगे, वो शाइनी दिखेंगे, रेड दिखेंगे और हेमरेजिक दिखेंगे। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू द सिस्टमिक साइंस। ये रेयरली होती है लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स को होती है। सिस्टमिक में लिम्फेडिनोपैथी और फीवर, ये दोनों मेजर हैं, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं पेशेंट को। उसके बाद इंक्रीज पल्स रेट, ल्यूकोसाइटोसिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंस्टोमिया मतलब नींद नहीं आना, ठीक है। और उसके अलावा मेंटल डिप्रेशन, हेडेक, जीआई डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड नोमा तो वैसे ही वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं अगर वो चिल्ड्रंस के अंदर हो रहे हैं तो इट बिकम वर्स्ट, मोर सिवियर होते हैं इन द चिल्ड्रंस के अंदर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं नॉर्मल जो है जिंजाइवा वर्सेस जो आपकी नग वाली जिंजाइवा है। यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट मैन, लुक एट दिस ब्यूटिफुली क्रिएटेड शार्प नाइफ एज मार्जिन्स और जो है आपकी इंटरडेंटल पैपिला, ठीक है, लुक हाउ ब्यूटिफुली इट इट इज क्रिएटेड ना। तो लुक, अगर आप यहाँ पे देखो, ये पिक्चर पहले भी मैं एक्सप्लेन की है मैंने पीछे, तो मार्जिनल जो है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ ब्लीडिंग, देयर इज अ रेडनेस और डेफिनेटली इट ब्लीड्स ऑन प्रॉपिंग, ठीक है। तो आप क्लियरली जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसका कलर देखें डार्क रेडिश टाइप है और इसका कलर देखें हाउ ब्यूटिफुल ना। लेट्स मूविंग ऑन टू द हिस्टोपैथ। हिस्टोपैथ में क्या होता है, ये जो आपकी सरफेस एपिथेलियम होती है ना, ये बेसिकली फिब्रिन मैशवर्क से ना रिप्लेस हो जाती है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन मैशवर्क में। ये जो ऐसे धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है तो यू विल फाइंड क्या मिलेगा आपको, आपको डेड सेल्स मिलेंगे, DEAD, ठीक है, आपको डेड सेल्स मिलेंगे, आपको PMNS मिलेंगे, दैट इज पोलीमोर्फोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट। क्यों मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिधर बैक्टीरिया उधर ये पहली पहली चीज़ है जो कि रिक्रूट होकर आती है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, ठीक है। देन आपको जो एरिदीमा मिलता है वो क्यों मिलता है, हाइपरीमिया जो मिलता है आपको दिखता है क्योंकि वो जो कनेक्टिव टिश्यू है ना आपका, ये आपकी एपिथेलियम है फॉर सपोज, ठीक है। नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर देयर आर मल्टीपल कैपिलरीज होती हैं, इंगॉर्ज कैपिलरीज, ठीक है, प्रोलिफरेटिव कैपिलरी, इतनी ज़्यादा कैपिलरीज आ जाती है ना कि प्रोलिफरेशन हो जाती है। तो जो ऊपर वाला एरिया है दैट बी लुक्स एरिथमेटस ना, तो इस वजह से आपको एरिथमा दिखेगा। लेकिन अगर आप की सूडो मेम्ब्रेन है तो जब आप उसको रिमूव करेंगे ना तो आप क्लिनिकली लीनियर एरिथमा दिखेगा बिनिथ द एरिया ऑफ द सूडो मेम्ब्रेन। जो सूडो मेम्ब्रेन वाला एरिया होगा ना उसके नीचे आपको लीनियर एरिथमा दिखेगा, ठीक है। ओके, देन मूविंग ऑन टू द जोन्स। जोन 4 है, ये बिल्कुल सिंपल है, बैक्टीरियल, न्यूट्रोफिलिक रिच जोन, नेक्रोटिक जोन और जोन ऑफ स्पायरोचीटल इन्फ्लेमेशन। बैक्टीरियल जोन है तो इट मीन्स हर तरह के बैक्टीरिया जो है वो पाए जाएंगे इसके अंदर, स्पायरोचीट्स भी। देन न्यूट्रोफिलिक रिच जोन है, इट मीन्स न्यूट्रोफिल्स ही पाए जाएंगे सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरे ल्यूकोसाइट्स जो है ना वो भी पाए जाएंगे बट प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स होंगे। बैक्टीरिया भी होते हैं। नेक्रोटिक जोन के अंदर मेजर जो चीज पाई जाएगी वो है डेड टिश्यू सेल और द रेमिनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। एंड देन लेकिन फ्रेगमेंट्स इन द बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पायरोचीट्स वो भी पाए जाते हैं, बट मेजर मेजर जो चीजें डेड टिश्यू सेल एंड रेमिनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। स्पायरोचीट इन्फिल्ट्रेशन, अब लफ्ज खुद बता रहा है कि भाई इसके अंदर स्पायरोचीट्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी, सबसे ज्यादा स्पायरोचीट्स होंगे विदाउट एनी अदर। यहाँ पे बाकायदा ना मार्क करके लिखा हुआ है कि विदाउट अदर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो है स्पायरोचीट की इन्फिल्ट्रेशन होगी, विदाउट अदर ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ओके, सो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यार ये मेरा पॉइंटर क्यों खो जाता है। ओके,
नॉर्मल जो है ओरल एपिथेलियम होता है, ये लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। ये वाली आपकी एपिथेलियम होती है, ये आपके रेटी रिजेस होते हैं, ये सिंपली एपिथेलियम बोल दो। लेकिन ये स्टैब्लिश लीजन जो होता है और अर्ली लीजन ऑफ द जिंजवाइटिस, ये उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। देन जो है आपका यहाँ पे अगर ये वाला देखो तो ये आपको फोकाई हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में आ गए, यानी जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये आपकी जहाँ पे जंक्शनल एपिथेलियम हुआ करती थी जो कि अब नीचे बन गई, तो यहाँ पे अल्सरेटेड पॉकेट एपिथेलियम क्रिएट हो जाती है, राइट। देन स्टेजेस ऑफ एनक, अगर स्टेजेस ऑफ एनक को देखा जाए तो इसकी बेसिकली ना दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन है साइंटिस्ट ने दी थी। पहली क्लासिफिकेशन किसने दी थी? हॉर्निंग एंड कोहिंग, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली क्लासिफिकेशन दी थी जिसके अंदर उन्होंने 7 स्टेजेस बताई थी, ठीक है। पहली टिप ऑफ इंटरडेंटल पेपिला, देन एंटायर पेपिला, देन नेक्रोसिस कहाँ पे होगी? जिंजाइवल मार्जिन पे, देन अटैच जिंजवा, देन लेबियल एंड द बकल म्यूकोसा, देन बोन एंड देन स्किन परफोरेटिंग द स्किन ऑफ द चीक, ठीक है। लेट मी ये क्या हो गया इसको, ओके। ये आपकी आई ब्लैक स्क्रीन, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू वाया ब्लैक स्क्रीन। अब देखो, फॉर सपोज ये आपके जो दांत हैं, ठीक है, इग्नोर माई ड्राइंग बाय द वे, ठीक है, ठीक है। ये आपके दो दांत हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो, ये आपके दांत के बीच में क्या था, आपको पता है कि यहाँ से आपका ये जिंजाइवा आ रहा होता है, ठीक है, जो आपकी ये पेपिला को कवर कर रहा होता है, यहाँ से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। खैर, ये अब आपकी होती है टिप। टिप ना, ये जो आपकी पेपिला, ये जो इससे ट्राइंगल बनता है ना, इस ट्राइंगल की ये जो टिप होती है ना, दिस इज नॉन एज इंटरडेंट टिप ऑफ द इंटरडेंटल पेपिला। तो जो स्टेज 1 होगी, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्विंग द टिप, ठीक है। अगर वो ये पूरा ट्राइंगल इन्वॉल्व कर रही है ना, ये यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, ओके, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका पूरा, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल को और इंटरडेंटल पेपिला को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, तो दिस इज नॉन एज, कहाँ गया, ओके। अगर ये आपकी ये वाला जो ट्राइंगल इन्वॉल्वमेंट कर रही है, ठीक है, दिस इज नॉन एज इंटरडेंटल पेपिला, तो इसको बोलेंगे स्टेज 2। अगर ये वाली प्रोग्रेस, ये मार्जिन होती है ना जो आपकी टूथ की मार्जिन, जिंजाइवल मार्जिन, अगर ये इनको इन्वॉल्व करिए, इट इज नॉन एज स्टेज 3, ठीक है। लेकिन अगर वो, ठीक है, फॉर सपोज ऊपर जाके ये आपकी अटैच जिंजाइवा होती है, ठीक है, मार्जिनल जिंजाइवा के बाद अटैच जिंजाइवा, तो अगर ये आपकी अटैच जिंजाइवा को इन्वॉल्व करिए, सारी आपकी अटैच जिंजाइवा इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो इट इज नॉन एज स्टेज 4, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर जो है आपकी यहाँ पे आपकी जो लेबियल म्यूकोजा और जो पकल म्यूकोजा होता है, लिंगुअल जो एरिया होता है, अगर वो इन्वॉल्व हो रही है तो इट इज नॉन एज स्टेज 5, राइट। और उसके साथ साथ अगर इट गोज अपवर्ड और इन्वॉल्विंग द बोन, आपका जो यहाँ पे बोन होता है, ठीक है, ये अटैच बोन जो पूरा होता है, ठीक है, अगर इसको इन्वॉल्व करिए, इट इज नॉन एज स्टेज 6। और अगर यहाँ पे आपकी मसल्स जो है, ठीक है, मैसेटर मसल वगैरह है, इंट्रा ऑर्बिटल रीजन को इन्वॉल्व करिए, मतलब ओवरऑल मस्कुलर डिस्ट्रक्शन है, तो इट इज नॉन एज 7। यानी कि जो आपकी स्पेशली जो चीक की बोन और चीक की मसल होती है, अगर वो उसको परफोरेट कर रही है, तो इट इज नॉन एज स्टेज 7, राइट। तो ये था। देन ये वही सेम पिक्चर है कि भाई आपकी जो है ये आपकी मार्जिन, यहाँ पे नेक्रोसिस और उपसी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी जो है ये ब्लीडिंग हो रही है, ये नेक्रोसिस हुई हुई है, ये इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे एडिमा, ये एडिमा, ईटीसी। ये वाली सेम पिनबॉर्ग की क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अनदर क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय पिनबॉर्ग। पीछे वाले जो 7 स्टेजेस वाली थी वो किसने दी थी? कोहिन और हॉर्निंग ने, और ये दूसरी पिनबॉर्ग ने दी थी, इसने 4 स्टेजेस बताई थी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टिप ऑफ द इंटरडेंटल पेपिला इन्वॉल्व होती है, ठीक है, देन मार्जिन, देन अटैच एंड देन बोन होती है, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ द बोन। लेट मी टेल यू, ओके, इन द वाइट स्क्रीन, चलें जी, अभी वाइट स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका एक दांत है, ठीक है, ये आपका दूसरा दांत है, राइट। अब देखिए जी, अब अगर ये आपकी येलो वाला तो मिसप्लेस हो रहा है मेरे से, लेट मी यूज ब्लैक वाला, ओके।
तो ये आपकी ये आपकी पैपिला आई, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अगर ये टिप को इन्वॉल्व कर रही है, सेम, दिस इज नॉन ए स्टेज 1। अब ये अगर ये डायरेक्ट मार्जिन को इन्वॉल्व कर रही है ना, ये जो आपकी मार्जिन है, ठीक है, इसने पैपिला को अभी इन्वॉल्व नहीं किया, इसने क्या किया, सिंपली मार्जिन को इन्वॉल्व कर लिया, डेट इज नॉन ए स्टेज 2। ठीक है। अब ये जो है ये फर्दर, डार्क कलर ले लूँ ना, अभी फर्दर अगर ऊपर जाके इट इज इन्वॉल्विंग द अटैच जिंजाइवा को इन्वॉल्व करी, इट इज नॉन ए स्टेज 3। और अगर ये भाई साहब इन्होंने और ऊपर जाके अगर ये बोन को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, ऊपर फॉर सपोज ये आपकी बोन है, ठीक है, अगर इसने बोन को इन्वॉल्व कर लिया, इट इज नॉन स्टेज 4। ठीक हो गया। तो ये जी किसने दी थी, ये दी थी आपके पिनबोर्ग ने, ठीक है, किसने दी थी, पिनबोर्ग ने, ठीक है, BOR G, ये जो आपका प्यारा सा साइंटिस्ट था, इस इन्होंने दी थी, लीव माय राइटिंग। तो पिनबोर्ग ने दी थी ये वाली क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने 4 स्टेजेस बताई थी, ये वाली टिप ऑफ द इंटरडेंटल पैपिला, ठीक है, देन इज इन्वॉल्विंग, ओके, स्टेज 2 के अंदर मार्जिनल जिंजाइवा, देन अटैच जिंजाइवा एंड देन बोन की इरोजन। ओके जी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें रेड। तो अक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस को ट्रेंच माउथ बोला जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुई हुई है नेक्रोसिस और पेनफुल ब्लीडिंग, गम्स होंगी जब प्रॉबिंग करेंगे, तो यहाँ पे पंच आउट पेपिला, यहाँ पे है ही नहीं पेपिला, समझ लो। ठीक है, तो ट्रेंचेस यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो जो सोल्जर्स है, उनकी पुअर ओरल हाइजीन, स्ट्रेस, मेल न्यूट्रिशन और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो थी, ओरल हाइजीन काफ़ी ज़्यादा पुअर थी उनकी, तो उनके अंदर मोस्ट कॉमनली होता था, तो इसलिए इसको ट्रेंच माउथ बोला जाता है। ओके, लुक, नग, NUG, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस था, पंच आउट पेपिला, यहाँ से देख लो ट्राइंगल फॉर्म में। ये प्रोग्रेस होगी अगर यहाँ पे देखो, ये इट इज इन्वॉल्विंग द बोन, देखो बोन कैसे इसने इन्वॉल्व की, रिजॉल्व कर दिए इस यहाँ के बीच वाले एरिया की, तो इट इज नॉन ए नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस। यहाँ पे देखोगे इस तरह से ये लिंगुअल एरिया जो है इन्वॉल्व कर रही है, इट इज नॉन ए नेक्रोटाइजिंग स्टोमेटाइटिस। फर्दर प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे लुक, चीक की बोन को से ना पूरा का पूरा ना बोले तो खात्मा कर दिया इसने, तो it is the noma, necrosis of the muscular apparatus. You can see it's such a worst condition ever seen. चलें जी, मूविंग ऑन टू द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर मैंने बताया था डायग्नोस्टिक ट्रायड होता है, जो कि क्लिनिकल फीचर्स में भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके अंदर ओरल पेन था, अल्सरेशंस थी, ब्लीडिंग था, एंड देन फैटेड ऑर्डर, तो उसकी नेक्रोसिस की वजह से होता है उसको। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस। बेसिकली वो डायग्नोसिस होती है जो कि हम लोग जस्ट अंदाज़ा लगा रहे होते कि भाई ये एक चीज़ है, एक बीमारी है, अब इस बीमारी से ये बीमारी मोस्टली रिजेंबल कर रही होती है, तो ये इसकी DD में आएगी, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगी। देन वी हैव herpetic gingivitis. Herpetic gingivitis, that is the most common diagnosis और differential diagnosis. देन जो है डिप्थेरिक इज द मोस्ट कॉमन अगेन। ओके, डिप्थेरिया जो है वो कंटाजियस होता है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो डिप्थेरिया है दैट इज कंटाजियस, ठीक है, जबकि जो आपकी ये एनक होती है, इट इज ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल का मतलब होता है कि वो जब जब बंदे में होगी ना, तो वो बैक्टीरिया को मेंटेन रखेगी, लेकिन कंटाजियस का मतलब होता है कि वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन मतलब जैसे अगर एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड करिए, तो वो जब ट्रांसमिट होगा, वो एक डिजीज जब फैलेगी एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो वो वहां पे बैक्टीरिया को मेंटेन रखेगी, उसको कंटाजियस बोला जाता है। ट्रांसमिसिबल मतलब एक ही बंदे में है, अब वो जब उसमें हो रही है ना, तो वो बैक्टीरिया की स्टेजेस को मेंटेन रखेगी, तो दिस इज नॉन एज ट्रांसमिसिबल ना। तो आपकी जो ये डिजीज है एनक, ठीक है, वो ट्रांसमिसिबल है, जबकि डिप्थेरिया कंटाजियस होता है, ठीक है। दूसरी भी है डिजीज, लेकिन जो मेजरली ये रिजेंबल करती है अक्यूट herpetic gingivitis, अक्यूट बोली सॉरी, प्राइमरी herpetic gingivitis एंड देन डिप्थेरिया इससे मोस्टली रिजेंबल कर रही होती है, राइट। DD हो गया। एंड देन ओके, ट्रीटमेंट प्लान पे अगर हम लोग जाएं, तो वी हैव फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट एंड थर्ड विजिट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपने तो माइक्रोबियल लोड को रिमूव करना है। ये जो दांत पे इतना ज्यादा यहाँ पे माइक्रोब लगा पड़ा होता है, कैलकुलस एप्लैक है, इस पे जो है ना आपने इसको रिड्यूस करना होता है और रिमूव करना होता है नेक्रोटिक टिश्यू,
को, ठीक है। देन आपने क्या करना होता है, कंप्लीट इवैल्यूएशन करनी होगी पेशेंट को। अगर एक्यूट लीजन है तो पेन तो होगा ही होगा, तो आपने क्या करना है, टॉपिकली एनेस्थीसिया अप्लाई करना है, ठीक है। देन 2 to 3 मिनट के लिए उसको जेंटली जो है उसको स्वाब कर दें। देन सूडो मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद जो नॉन अटैच्ड डेब्रिस है उसको रिमूव कर दें एंड अगेन क्लीन विद द वार्म वाटर। देन इन द सेकेंड विजिट में आपने क्या करना है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को एवेलुएट करना है, देखना है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, जो है आपका कवर्ड कैलकुलस जो होगा सिंपली उसको रिमूव करना है आपने। सिंपली बोले तो स्केलिंग करनी है। अच्छा याद रखना कि इसके अंदर डीप स्केलिंग जो होती है दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो आपने नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि अगर आप डीप स्केलिंग करोगे तो बैक्टीरिया के फैलने के चांसेस यानी कि और ज़्यादा डीप जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कैलकुलस है, अब तो वो रोक के रखा होता है उसने। तो जैसे कि आप डीप स्केलिंग करोगे तो बैक्टीरियाज के पास बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो और ज़्यादा स्प्रेड करने लग जाए। देन इन द थर्ड विजिट जो कि 5 days आफ्टर सेकेंड विजिट होता है, अब आपने फिर से पेशेंट को एवेलुएट करना है, उसकी पेरिडोंटल कंडीशंस को देखना है। देन आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंस को देना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 week या उससे कम, जितना पॉसिबल हो सके कम ही दो। देन उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। देन क्लोर हेक्सिडीन माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो। देन उसको 2 to 3 week तक पेशेंट को बोलें कि वो यूज़ करें, यानी अराउंड 1 month ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिव थेरेपी है, दैट इज रेस्ट है। आपने पेशेंट को बोलना है ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट इनटेक करे, ओ सॉरी फ्लूइड इनटेक करे एंड देन सॉफ्ट वाली डाइट ले, ऐसा नहीं कि हार्ड डाइट ले ले, राइट। तो जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।